हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो एनसीईआरटी बुक क्लास 11th और 12th के चैप्टर पे बेस होगा। यह वीडियो शॉर्ट होगा जिसका ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट होगा। जो भी स्टूडेंट्स कम टाइम में नोट्स बनाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशन शुरू करने जा रहे हैं। पहला हम लोग का आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स जो होता है वो ए पुश और पुल दैट वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ऑन अनदर। किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करते हैं, जैसे इस पिक्चर में देख सकते हो, इस ऑब्जेक्ट को एफ फोर्स द्वारा पुश कर रहे हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, खींचते हैं, वही हमारा होता है फोर्स। हमारे नेचर में 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा वीक फोर्सेस। तो हम लोग देखते हैं फील्ड फोर्सेस और रेंज फोर्सेस। तो ये फोर्सेस these are the forces in which contact between two bodies is not necessary। ये वह फोर्सेस होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में क्या देखते हैं? दो चार्ज, मान लो ये हमारा प्लस चार्ज है, ये भी हमारा प्लस चार्ज है, दोनों किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो देखो ये जो चार्ज है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हमारा यही होता है, दो मासेस एक दूसरे के पास आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो दोनों मासेस के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आते हैं हम लोग कंटेक्ट फोर्स। कंटेक्ट फोर्स नाम से ही पता चल रहा है, कंटेक्ट मीन्स contact force exists only as long as the object are touching each other। contact force के लिए हम लोग को क्या चाहिए? दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में हो या टच हो। इसका एग्जांपल होता है नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। जैसे मान लो ये किसी सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट को F फोर्स से हम लोग खींचते हैं, ये फोर्स F से हम लोग खींच रहे हैं, तो सरफेस के बीच, अगर सरफेस स्मूथ नहीं हो तो सरफेस के बीच हमारा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन होगा। तीसरा आते हैं हम लोग अटैचमेंट टू अनदर बॉडी। इसमें क्या होता है? टेंशन इन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग फोर्स कम इन दिस ग्रुप। जो हमारा टेंशन होता है स्ट्रिंग के द्वारा और स्प्रिंग फोर्स, ये हमारे अटैचमेंट टू अनदर बॉडी के अटैचमेंट टू अनदर बॉडी, इसमें हमारा टेंशन आता है और स्प्रिंग फोर्स आता है। जैसे इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है। स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं हम लोग टेंशन फोर्स। अब इस पिक्चर में देखो, ब्लॉक जिसका मास m है वो स्प्रिंग से अटैच्ड है। अब इस स्प्रिंग को या तो कंप्रेस करेंगे या इलॉन्ग्स करेंगे, तो वहाँ पे फोर्स हमारा वर्क करता है F = -kx। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन unless
compelled by the external force to change the state। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि मान लो ये हमारा मेज पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है या इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कोई कार है, वो रोड पे यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। ये जो यू है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल फोर्स नहीं लगाया जाए। इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस केस में क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो इस केस में भी हमारा ए क्या होगा, ज़ीरो होगा। मोबाइल का चार्जर ना। अब हम लोग आते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी oppose the change of its state। इट इज़ मेजर्ड बाई मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। अगर मास इंक्रीज होता है तो इनर्शिया भी इंक्रीज करेगा, अगर मास डिक्रीज होता है तो इनर्शिया भी डिक्रीज करेगा। जैसे कि तुम लोग देखते हो, अगर हम लोग बस में ट्रेवल करते हैं तो अचानक ड्राइवर ब्रेक मारता है तो क्या होता है, हमारा आगे का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ झुक जाता है। वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। तो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो ए क्या होगा, ज़ीरो होगा। फोर्स ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो बिकॉज बॉडी हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में। जब ए ही ज़ीरो होगा तो फोर्स भी हमारा ज़ीरो होगा। एफ इक्वल टू एम इंटू ज़ीरो, तो एफ भी हमारा क्या होगा, इस केस में ज़ीरो होगा। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ध्यान देना यहाँ पे, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जैसे मान लो ये हमारा कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाथ है, इस पाथ पे दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका मास m है। इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू t1 टाइम पे इसका वेलोसिटी है v1। मीन्स यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी है v1। अब कुछ टाइम बाद t इक्वल टू t2 पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाता है, यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो v2 है। तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हम लोग का क्या होता है, लीनियर मोमेंटम जो होता है इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है ऑफ द बॉडी। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है, हम लोग को पता है वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर होता है। तो मोमेंटम p इक्वल टू एम भी, जब वेलोसिटी हमारा वेक्टर होगा तो मोमेंटम भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं एट टाइम t1 मोमेंटम क्या होगा ऑब्जेक्ट का, mv1। एट टाइम t2 मोमेंटम क्या होगा, p2, जिसका वैल्यू होगा mv2। अब चेंज इन मोमेंटम, तो किसी भी अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हमारा हो जाएगा p2 माइनस p1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जिसको हम लोग डेल्टा p लिखते हैं।
डेल्टा पी लिखते हैं, तो डेल्टा पी का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा mv2 माइनस mv1। डेल्टा पी इक्वल टू m को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो v2 माइनस v1 लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी हम लोग का क्या आ गया, डेल्टा पी इक्वल टू m डेल्टा बी। तो यही होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार हम लोग जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए की वैल्यू लेते हैं, कि हम लोग पुट करते हैं, तो F इक्वल टू के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो जाता है। के जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, अगर के इक्वल टू 1 हम लोग लेते हैं तो F इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, अगर t को बहुत छोटा कर दो, जो 0 की तरफ बहुत क्लोज हो बट एग्जैक्ट 0 ना हो, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को हम लोग लिखेंगे dp अपॉन dt। तो यहाँ से हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू dp अपॉन dt हो जाएगा। F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा। अब P के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, एम भी, P इक्वल टू होता है एम बी। तो यहाँ से हम लोग F इक्वल टू एम हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्यों लेंगे, m जो है वो कांस्टेंट है, m जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग कॉमन लिए हैं। तो F इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। तो F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू हमारा आता है एम ए। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है न्यूटन्स होता है, न्यूटन होता है, जिसका वैल्यू होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।